अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स। अब हम लोग बात करेंगे अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स की, जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को रोका था, विराम दिया था। यह कक्षा संख्या 20 है, यानी कि सेकेंड लास्ट कक्षा है इस अध्याय का, द इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया का। तो अब हम लोग बात करते हैं अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स का, जो पृष्ठ संख्या 24 पर है। और इस अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स में क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है वैरेन हेस्टिंग के बारे में। सबसे पहले वैरेन हेस्टिंग को देखेंगे, फिर हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखेंगे, फिर सर जॉन थ्रोन की बात करेंगे, फिर लॉर्ड वेलेस्ली की बात करेंगे। अलग अलग गवर्नर जनरल के शासन में कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज और रिफॉर्म्स आए भारत के लिए, अब उसकी बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वैरेन हेस्टिंग्स से। वैरेन हेस्टिंग्स वाज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल इन ऑफ बंगाल इन 1772। 1772 की बात है जब वैरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना। 2 ईयर लेटर, बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल का मतलब पूरा बंगाल। आज वो बंगाल जो है वो भारत और एक और देश में डिवाइड हो चुका है। आज जो बंगाल है, जो 1905 में हम लोगों ने देखा है कि 1905 में कैसे बंगाल को विभाजित कर दिया गया था। एक ईस्ट बंगाल बन गया था और एक वेस्ट बंगाल बन गया था। वेस्ट बंगाल हिंदू बंगाल, ईस्ट बंगाल मुस्लिम बंगाल। और वही जो मुस्लिम बंगाल है, मुस्लिम बहुसंख्यक बंगाल जो है, वो आज बांग्लादेश के तौर पर, एक देश के तौर पर जाना जाता है। और जो वेस्ट बंगाल यानी कि हिंदू बहुसंख्यक बंगाल है, उस समय के हिसाब से वो आज वेस्ट बंगाल एज इटसेल्फ, वेस्ट बंगाल के नाम से, प्लस बिहार, झारखंड, ये सारे नाम से, ओडिशा जैसे भी क्षेत्र जो हैं उसी बंगाल के हिस्से हुआ करते थे। तो यहां पर बंगाल का मतलब है यूनाइटेड बंगाल, जो पूरा बंगाल है। तो वैरेन हेस्टिंग वाज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ द बंगाल इन 1772। 1772 में यह गवर्नर बनता है बंगाल का। 2 ईयर लेटर ही वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 2 साल बाद यानी कि 1774 में वो गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। He could not expand the possession of the company in India, लेकिन वह सही तरीके से अपने कंपनी का, यानी कि अपने देश की जो नीति है या फिर जो विस्तार वाली चीजें थी, वो सही तरीके से नहीं फैला पाता है भारत में। However, he stopped the pension of Emperor Shah Alam and reduced the pension of the Nawab of Bengal from 32 लाख to 16 लाख रुपीज पर ईयर। सही तरीके से वो अपने आप को, अपनी उस नीति को आगे नहीं बढ़ा पाता है, एक्सपेंशन नहीं कर पाता है अपने रूल को भारत में। लेकिन हाँ, उसने कुछ कार्य अपने हित के लिए किए थे। उसने पेंशन को, चाहे वो इंपेरर शाह आलम हो, चाहे नवाब ऑफ बंगाल हो, इंपेरर शाह आलम एंड रिड्यूस द पेंशन ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल। इसने क्या किया? तो इसने इंपेरर शाह आलम के पेंशन को रोक दिया, जो उसके हिसाब से, उसके देश के हिसाब से, उसके कंपनी के हिसाब से लाभकारी था। और नवाब ऑफ बंगाल के पेंशन को आधा कर दिया, यानी कि 32 लाख से 16 लाख रुपया सालाना प्रति वर्ष पर ईयर कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस का। यही वो व्यक्ति है लॉर्ड कॉर्नवालिस, चित्र में दिख रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1786। वर्ष 1786 की बात है जब लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात आती है गवर्नर जनरल के तौर पर भारत के। He introduced the system of permanent settlement of revenue in Bengal in 1793। उसने क्या किया? 1786 में बना। 1793 में एक ऐसा नीति, एक ऐसा प्रणाली लाता है जिसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू इन बंगाल। According to this system, जमींदार were given the permanent right to collect taxes from the peasant। और इस सिस्टम के तहत जो जमींदार होते हैं उनको पूरा अधिकार दिया जाता है कि वो किसानों से टैक्स, यानी कि कर, वो लें, वसूलें। He assured the company of a fixed income from the land revenue every year। He assured the company of a fixed income from land revenue every year, but it gave birth to the class of absentee landlord। अब यहां पर क्या करता है? इस नीति के तहत, यानी कि द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट के तहत
जो जमींदार को यहाँ पर अधिकार दे दिया जाता है कि तुम लोग किसानों से टैक्स लो यानी कि कर लो, और उसके अलावा इट एश्योर द कंपनी ऑफ अ फिक्स्ड इनकम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू पर ईयर, और इसके आधार पर कंपनी को यानी कि अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को पर ईयर प्रति वर्ष सालाना एक फिक्स्ड इनकम का सोर्स मिल जाता है कि इतना तो आएगा ही आएगा, क्योंकि टैक्स लेना है, जमींदार लेगा हमको देगा तो इतना तो टैक्स आएगा ही, इतना तो कर आएगा ही आएगा। लेकिन दिक्कत होती है यहाँ पर क्या कि यहाँ पर बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड हैं, बहुत सारे जो भू मालिक हैं, जो जमीन के मालिक हैं, वो एब्सेंट यानी कि गायब हो जाते हैं या फिर कहें तो टैक्स नहीं देते हैं। कॉर्नवालिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस जुडिशियल एंड पुलिस रिफॉर्म। कॉर्नवालिस के समय ही चाहे वो न्यायपालिका वाला हो चाहे वो पुलिस वाला हो, ये सारे बदलाव आए, लागू किए गए। He set his own example of honesty and created a spirit of honesty among the company's servant। उसने अपने आप को एक ईमानदार के तौर पर प्रस्तुत किया, एक उदाहरण बनाया, और इसके आधार पर कंपनी के लोगों को भी ऑनेस्टी की पाठ पढ़ाई, उनके अंदर भी ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी का जो स्पिरिट है, उसकी जो ललक है, उसकी जो चीजें हैं, वो सारे चीजों को इसने बढ़ाया। यानी कि ऑनेस्टी के आधार पर भी लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक उदाहरण दिखता है, मिलता है, क्योंकि ये खुद ऑनेस्ट था और अपने लोगों को भी ऑनेस्टी पर चलने की बात सिखाता था। He developed a Europeanized state within the framework of Indian tradition। इसने अपने महादेश यानी कि यूरोप, अपने देश यानी कि इंग्लैंड के चीजों को डेवलप तो किया, भारत में उन सारे चीजों को बनाया तो विस्तारित तो किया, लेकिन हाँ, भारतीय ट्रेडिशन को, भारतीय कल्चर को, भारतीय रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए इसने अपने सभ्यता को, अपनी चीजों को आगे बढ़ाया। यानी कि यहाँ पर कल्चरल मिक्स हुआ, यानी कि भारत के ट्रेडिशन को भी ध्यान में रखा गया और इसने अपना विस्तार तो किया ही, आया ही था विस्तार करने। His recognition of the entire system of administration marked the beginning of the civil services in India। और कहा जाता है कि इसका जो रीऑर्गेनाइजेशन, his reorganization of the entire system of administration, इसने जो पूरे प्रशासन को रीऑर्गेनाइज किया, सुव्यवस्थित किया, फिर से व्यवस्थित किया भारत का, उसी के आधार पर सिविल सर्विस जो है, भारत में जो लोक सेवा जो है वो स्थापित हुआ। और कहें तो आज का जो लोक सेवा है, वो सारी चीजें जो है सुव्यवस्थित की गई, उसका श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। यानी कि जो सिविल सर्विसेज की जो चीजें हैं, उसका श्रेय जो है भारत का, उसका श्रेय जो है इसी व्यक्ति को जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। आगे लिखा हुआ है अब सर जॉन शोर के बारे में। यानी कि सर जॉन शोर वाज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल इन 1793। वर्ष 1793 में गवर्नर जनरल जो बनता है उसका नाम है सर जॉन शोर। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन इंटरवेंशन। उसने शांति वाली नीति पर कार्य किया और दखल अंदाजी न करने की नीति पर वो चला। वो चाहा कि जैसे लोग चल रहे हैं वैसे चले, सब कुछ खुशनुमा रहे। अब बात करेंगे इस व्यक्ति का, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली का। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में कहा जा रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 टू 1805। वर्ष 1798 से 1805 तक भारत का जो गवर्नर जनरल रहा उसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। यानी कि ये ही वांटेड टू मेक द ब्रिटिश मास्टर ऑफ इंडिया। वो चाहता था कि जो अंग्रेज है वो भारत के मास्टर यानी कि भारत के शासक, भारत के प्रशासक, या फिर कहे तो पूरा भारत उनके नियंत्रण में रहे। ही फॉलोड 3 मेथड टू अचीव हिज एम। और उसने अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये 3 नीति को बनाया। द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस हम लोगों ने देख लिया। एक्सपेंशन थ्रू वार, युद्ध से अपने आप को आगे बढ़ाना, हम लोगों ने बहुत सारे युद्ध देख लिए। एनेक्सिंग द टेरिटरीज ऑफ प्रीवियसली सबऑर्डिनेटेड रूलर, इसकी भी बात हम लोगों ने कर ली कि जो पहले से जो रूलर हैं वो सारे चीजों को भी हरित कर लिया जाए, हर लिया जाए, एनेक्स कर लिया जाए। ये सारी चीजें भी इसी व्यक्ति के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सोचा गया, किया गया। आफ्टर लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉर्ज बार्लो एंड लॉर्ड मिंटो वेयर द नेक्स्ट गवर्नर जनरल। इसके जाने के बाद
दो और गवर्नर जनरल का यहाँ पर नाम दिया गया हुआ है। एक सर जॉर्ज बार्लो जो 1805 से 1807 तक रहा भारत में, और एक लॉर्ड मिंटो जो 1807 से 1813 तक रहा। वे आर द नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो इसके बाद आए। बट दे प्रेफर्ड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड सक्सीडेड इन अवॉइडिंग मेजर वार इन इंडिया। लेकिन इसने वेलेस्ली के जैसा कार्य नहीं किया, वो शांति में रहना चाहता था, और वो उस नीति पे चलता था कि ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करना है, सब कुछ खुशनुमा रहे, सही रहे, जैसा सर जॉन सॉर का मानना था वैसा ही सर जॉर्ज बार्लो और लॉर्ड मिंटो का भी मानना था। और ये लोग भी रहे थे भारत के गवर्नर जनरल, एक 1793 में, तो एक 1805 से 1807 तक, तो एक 1807 से 1813 तक। लास्ट में बात करेंगे लॉर्ड हास्टिंग का। लॉर्ड हास्टिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1813 टू 1823। लॉर्ड हास्टिंग जो है वो भारत का गवर्नर जनरल 1813 से 1823 तक था। He waged a war against Nepal and expanded the British Empire। और इसने नेपाल से लड़ाई लड़ी, इसके समय नेपाल से युद्ध हुआ, और इसने अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को वहां तक भी विस्तारित किया और आगे विस्तारित किया। अब हम लोग बात करेंगे वर्ड ट्रेजर का, क्योंकि अध्याय जो है वो समाप्त हो गया। अब कुछ शब्द हैं, 5 शब्द हैं जो प्रकाशक को, जो लेखक को लगा कि इसके मीनिंग को, इसके अर्थ को जानना आप लोगों को बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसलिए इस 5 को वर्ड ट्रेजर के तौर पर दिया गया हुआ है पृष्ठ संख्या 24 पर, जैसा आप लोग स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं। पहला, चार्टर। चार्टर का मतलब क्या होता है? अ रिटन एंड साइंड डिक्लेरेशन, एक लिखा हुआ और हस्ताक्षर किया हुआ जो चीजें हैं वो। मोनोपोली, एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द सप्लाई और ट्रेड ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी भी वस्तु पर या किसी भी सेवा पर, प्रोडक्ट और सर्विसेज, किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा पर पूरा अधिकार, एकाधिकार जो है उसी को मोनोपोली कहते हैं। दीवानी, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पर्टिकुलर एरिया, किसी भी खास क्षेत्र से रेवेन्यू लेना, ये दीवानी कहलाता है। एनेक्सेशन, रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी और राइट, वही हर लेना, किसी भी चीज के अधिकार को अपने नियंत्रण में कर लेना। अलायंस, अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर ग्रुप, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में एक समझौता, या फिर सीधा सीधा कहें तो गठबंधन जो है वो अलायंस कहलाता है। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 25 पर आएंगे और बात करेंगे एक्सरसाइज का, यानी कि बात करेंगे उन सारे क्वेश्चंस की जो आप लोगों को इस अध्याय पर, जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो आप लोग को पढ़ना है अपने पाठ्यक्रम के अनुसार, उन सारे चीजों की बात करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में, यानी कि कक्षा संख्या 19 में बताया था कि ये सारी बातें जो है वो अंतिम कक्षा में होगी, इस अध्याय के 21वें कक्षा में होगी, जो अंतिम कक्षा होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, कक्षा संख्या 21 में, जहां पर हम लोग एक्सरसाइज करते हुए इस अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे।